नमस्कार। कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होगी विश्व भर की राजनीतिक गहमा-गहमी की, कूटनीतिक दांव-पेच की, सामाजिक उथल-पुथल की और बताएंगे कि मिस्र में कैसे हुआ अब तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला, जिम्बाब्वे में हुआ मुगाबे युग का अंत और हाफिज सईद की रिहाई को लेकर भारत के विरोध के बाद अब अमेरिका भी सामने आया खुलकर। और भी होंगी कई अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हफ्ते भर की सुर्खियों पर। आतंकियों ने मिस्र के सिनाई प्रांत की एक मस्जिद को किया लहूलुहान, 300 से ज्यादा की मौत। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने घटना का बदला लेने का दोहराया संकल्प। कई इलाकों में सेना ने की कार्रवाई। जिम्बाब्वे में हुआ मुगाबे युग का अंत। देश पर करीब 4 दशक तक राज करने वाले रॉबर्ट मुगाबे के इस्तीफे के बाद एमरसन मननगाग्वा बने नए राष्ट्रपति। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की रिहाई पर अमेरिका ने पाक को चेताया। कहा, सईद की रिहाई के बाद निकलने वाले दुष्परिणाम के लिए पाक को रहना चाहिए तैयार। रोहिंग्या संकट जल्द सुलझने के आसार। रोहिंग्या मुसलमानों की घर वापसी के लिए म्यांमार और बांग्लादेश के बीच समझौता, सुरक्षा की चिंता बरकरार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने गठबंधन सरकार पर वार्ता असफल होने के बाद दोबारा चुनाव कराने की संभावनाओं को किया खारिज। एसपीडी ने दिए मर्केल के साथ वार्ता के संकेत। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं मिस्र के इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकी हमले की। 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन मिस्र के उत्तरी प्रांत सिनाई के अल रावदा में एक सूफी मस्जिद में नमाज के दौरान हुए आतंकी हमले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हमले में 130 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हुए सिनाई में हुए हमले का बदला लेने का संकल्प लिया है। जिस फर्श पर सजदा किया जाता है उसी पर इंसानी खून की परत जमा थी। जिस दर से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है उस पर तड़तड़ाती बंदूकों को दौड़ा दिया। जहां जिंदगी के हर मुराद के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, वहीं बेरहमी से जिंदगियों को छीन लिया गया। आतंकियों ने ये दरिंदगी मिस्र के उत्तरी प्रांत सिनाई में अल आरिश के करीब अल रावदा के एक मस्जिद में किया, जहां सैकड़ों लोग शुक्रवार की नमाज अदा करने आए थे। वो अपने रब के सामने हाथ बांधे खड़े थे, तभी अपने हाथों में बंदूक थामे इंसानी शक्ल में करीब 40 हैवान उन पर टूट पड़े। उनकी खता बस इतनी सी थी कि उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती थी। वो सूफी समुदाय की विचारधारा से संबंध रखते थे। दरिंदों का ये गिरोह नमाजियों को घेर कर उन पर गोलियां बरसाता रहा। जिसने भागने की कोशिश की उसे दौड़ाकर मार दिया गया। राहत और बचाव के लिए पहुंचे एम्बुलेंस भी उनके निशाने पर थे। हमलावरों ने मस्जिद के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी थी ताकि भागकर बाहर निकलने वाले लोगों को रोका जा सके। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। जो बच गए उन्हें अब भी उम्मीद नहीं है कि वो महफूज हैं। गोलीबारी शुरू होते ही बदहवास होकर लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मैं सेना के कपड़े पहने मुंह ढके हुए आदमी को चकमा देकर भागने में सफल रहा। घटना के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने टीवी पर दिए गए संबोधन में इस हमले में मारे गए और जख्मी हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना का बदला लिया जाएगा। अल सीसी ने कहा कि अब मिस्र के लोग पहले से ज्यादा मजबूती से आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। मिस्र में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। सेना और पुलिस हमारे शहीदों का बदला लेगी। आने वाले वक्त में सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। आधुनिक मिस्र के इतिहास में यह अभी तक का सबसे खतरनाक आतंकी हमला बताया जा रहा है। हमले के तुरंत बाद मिस्र ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। वायुसेना ने जेट से उन जगहों पर बम बरसाए जहां आतंकियों ने हथियार और गोला बारूद सुरक्षित कर रखे थे। सेना ने हमले में इस्तेमाल किए गए बहुत से वाहनों के नष्ट किए जाने का दावा किया है। हमले की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे आईएस का हाथ है। वे मिस्र में विभिन्न धर्मों के बीच संघर्ष कराना चाहते थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों में मिस्रियों के विश्वास को ठेस पहुंचाना चाहते थे। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इसराइल, ईरान, सऊदी अरब सहित कई देशों ने इस नरसंहार की निंदा की है। मस्जिद में मारे गए लोगों की याद में फ्रांस के एफेल टावर की बिजली को धीमा कर दिया गया।
37 सालों के लंबे कार्यकाल के बाद रॉबर्ट मुगाबे को आखिरकार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि 93 साल के मुगाबे अपनी पत्नी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने एमरसन मनंगाग्वा को उपराष्ट्रपति के पद से बर्खास्त कर दिया। सेना उनके इस फैसले से बेहद नाराज थी और उसने बगावत कर दी। आम लोगों में भी उनके इस्तीफे से जबरदस्त उत्साह दिखा। शुक्रवार को जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति के तौर पर एमरसन मनंगाग्वा ने लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में शपथ ली। मुझे सिर्फ ईश्वर ही हटा सकता है। एक वक्त ये बात कहने वाले जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का राजनीतिक किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। करीब 4 दशक तक साम दाम दंड भेद के सहारे राष्ट्रपति की गद्दी पर लगातार डटे रहने वाले मुगाबे ने जिस अंदाज में इस्तीफा दिया, इससे शायद वो खुद भी हैरान होंगे। सब कुछ अचानक रेत की तरह हाथ से फिसल गया। 19 नवंबर को पार्टी ने उन्हें नेता पद से हटाते हुए राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा देने को कहा, लेकिन पहले वो नानुकुर करते रहे। फिर बात महाभियोग तक पहुंची तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। 1980 में आजादी के साथ ही देश की बागडोर संभालने वाले मुगाबे अचानक अर्श से फर्श पर आ गए। उनके इस्तीफे के बाद श्वेत अश्वेत में बटा हरारे जश्न में एक साथ एकजुट नजर आया। आज मेरे लिए नई आजादी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। आज हम मुक्त हो गए हैं। मैं अपने बच्चों और आने वाली नस्ल के लिए खुश हूँ। बात 6 नवंबर को शुरू हुई थी जब मुगाबे ने सेना के करीबी उपराष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया। दरअसल मुगाबे 52 साल की अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन सेना की पहली पसंद एमरसन थे। बर्खास्तगी के कुछ ही घंटों बाद उपराष्ट्रपति एमरसन मनंगाग्वा पड़ोसी देश मोजाम्बिक पहुंचे। एमरसन मोजाम्बिक से दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर उन्हें मिला सेना का साथ। सेना ने मुगाबे को नजरबंद कर दिया। उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया जाता रहा। अंत में मुगाबे को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा और एमरसन को देश का नया कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। मनंगाग्वा ने बदले की भावना से काम करने की बात से इनकार करते हुए कहा कि मुगाबे और उनके परिवार को अधिकतम सुरक्षा दी जाएगी। वो मेरे लिए एक पिता, संरक्षक, कॉमरेड और नेता हैं। मनंगाग्वा को मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले एक रेडियो साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि एक मगरमच्छ भोजन की खोज में कभी पानी को नहीं छोड़ता। इसकी बजाय वो धीरज के साथ शिकार के आने का इंतजार करता है और उचित समय पर हमला करता है। मनंगाग्वा ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का संकल्प लिया। अच्छी पढ़ाई के बावजूद जिम्बाब्वे के ज्यादातर युवा इस वक्त बेरोजगार हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर सामान बेचते हैं। यहाँ तक कि कितने ही युवा देश छोड़कर विदेशों में भी सस्ती लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद ये तस्वीर बदल सके। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या मामले में सजा को दोगुना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उनकी सजा को 6 साल से बढ़ाकर 13 साल और 5 महीने कर दिया। 31 साल के पिस्टोरियस करीब साल भर की सजा काट चुके हैं और अब उन्हें 12 साल 5 महीने की सजा और काटनी होगी। पैरालंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक विजेता ऑस्कर पिस्टोरियस ने 14 फरवरी 2013 को अपने घर में गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में नजरबंद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद की रिहाई को लेकर भारत के विरोध के बाद अब अमेरिका भी खुलकर सामने आया है। अमेरिका ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की रिहाई पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान से दोबारा उसे गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड, हमले का मुख्य कर्ता-धर्ता, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी जमात-उद-दावा का सरगना हाफिज सईद अब बेखौफ खुला घूम रहा है। जिस हाफिज सईद को भारत द्वारा सौंपे गए सबूतों के बंडल में दब जाना चाहिए था, वो नजरबंदी का घेरा तोड़कर अब आजाद है। हाफिज सईद का बाहर निकलना बताता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर कितना कम गंभीर है। हमले के 1 साल बाद 2009 में जो सबूत के तौर पर डोजियर पाकिस्तान को सौंपे गए थे, भारत इन्हें ग्रेड 1 स्तर का सबूत मानते हुए कहता है कि इसके आधार पर दुनिया की किसी भी अदालत में हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इतने मजबूत सबूत के बावजूद हाफिज सईद की नजरबंदी का मामला अदालत में नहीं टिक पाया।
पंजाब प्रांत की समीक्षा बोर्ड के फैसले के आधार पर हाफिज सईद को करीब 10 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि हाफिज सईद का रिहा होना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सईद की रिहाई पर भारत द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने के बाद अमेरिका ने भी नाराजगी जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से इस मुद्दे पर जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा किए जाने पर चिंतित है। लश्कर-ए-तैयबा अमेरिकी नागरिकों समेत सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो गिरफ्तार हो और उसे उसके गुनाहों की सजा मिले। साल 2012 से हाफिज सईद पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी है। इस साल के जनवरी महीने से हाफिज सईद को नजरबंद रखा गया था। हाफिज सईद ने 1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा संगठन बनाया था। जब लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लग गया तो हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा नाम का संगठन 2002 में खड़ा किया। हाफिज सईद को मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लबैक या रसूल अल्लाह नाम के संगठन द्वारा जारी धरने को खत्म कराने के लिए शनिवार सुबह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच इस्लामाबाद में जमकर हंगामा बरपा। झड़प में सैकड़ों लोग घायल हो गए। स्थिति देखते हुए कई टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में कानून व्यवस्था की बहाली में मदद के लिए सेना को बुला लिया गया है। इस्लामाबाद की सड़कों पर 8 नवंबर से बैठे धरना को खत्म करने की समय सीमा शनिवार को समाप्त हो चुकी थी। अब बारी पाकिस्तानी प्रशासन की थी। धरना मजहबी संगठन कर रहे थे, लिहाजा प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। निजी न्यूज चैनलों के प्रसारण को बंद कर दिया गया ताकि देश के अन्य हिस्सों का माहौल खराब ना हो सके, लेकिन हुआ इसका उलट। महज 2-2.5 हजार प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए 8,000 सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और इन पुलिसकर्मियों ने जिस अंदाज में कार्रवाई की उसे न सिर्फ फैजाबाद इंटरचेंज जंग के मैदान में बदल गया, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में करीब 250 लोग घायल हो गए, जिसमें 90 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 57 जख्मी जो हैं वो पुलिस के हैं, 44 जख्मी जो है वो FC के हैं और 49 जख्मी जो हैं वो सिविलियन हैं। हालात इस कदर ख़राब हो गए कि सरकारी इमारतों की सुरक्षा के लिए सेना को तलब कर लिया गया। गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए पुलिसकर्मियों की मदद के लिए सेना की तैनाती के आदेश दे दिए। प्रदर्शनकारियों ने कानून मंत्री के घर पर हमला किया, हालांकि वो और उनके परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं थे। पूर्व गृह मंत्री के घर के गेट को भी जला दिया गया। अफवाहों का बाजार गर्म है। टीवी चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर भी रोक है। धरना को जब हटाने की कोशिश हुई उस वक्त संगठन के समर्थन में लोग लाहौर, कराची और कुछ अन्य शहरों में सड़कों पर निकल आए। धरना तहरीक-ए-लब्बैक या रसूल यानी TLY नामक संगठन की ओर से आयोजित किया गया है। TLY के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधियों की ओर से ली जाने वाली शपथ खत्म नबूवत की भाषा में फेरबदल से खफा होकर धरने पर बैठे थे। TLY के मुखिया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का ये भी आरोप है कि खत्म नबूवत के मजमून में तब्दीली ईशनिंदा कानून को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। TLY का आरोप है कि शपथ के करारनामे में तब्दीली इस इरादे से की गई है ताकि उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सके, जो पैगंबर को सर्वोच्च नहीं मानते। हालांकि सरकार और कानून मंत्री ने करारनामे में फेरबदल को मामूली भूल करार दिया है और उसे आनन फानन ठीक भी कर लिया। लेकिन धरने पर बैठे लोग टस से मस नहीं हुए। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस धरने को खत्म करने के आदेश दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि अगर धरना खत्म नहीं कराया गया तो उसे अदालत की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कटासराज मंदिर परिसर में पवित्र सरोवर की संरक्षा में विफल होने पर सरकार की खिंचाई की है। साथ ही इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया। इलाके में औद्योगिक गतिविधियों के लिए ट्यूबवेल के इस्तेमाल के चलते सरोवर सूख रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मीडिया से इस संबंध में आई रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। नेपाल में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रांतीय और संसदीय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। आम चुनाव के पहले चरण के लिए रविवार को वोट डाले गए। 2 चरणों में होने वाला ये चुनाव 1 दशक से अधिक लंबे समय तक माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गृह युद्ध के बाद आम सहमति से तैयार किए गए संविधान के तहत कराया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।
वैश्विक समुदाय के हस्तक्षेप के बाद म्यांमार शरणार्थियों को वापस लेने पर सहमत हो गया है, जिन्होंने बांग्लादेश में शरण ले रखी है। स्वदेश वापसी की शर्तों को लेकर हफ्तों के टकराव के बाद म्यांमार की राजधानी नेपितौ में समझौता अंतिम रूप ले सका। महज कागजों का आदान प्रदान भर नहीं, बल्कि इसमें बंद है उन लाखों बदनसीब लोगों की किस्मत का फैसला जिन्हें विपरीत परिस्थितियों में अपने घरों को अलविदा कहना पड़ा। दूर देश में सिर छुपाने की जगह तलाशनी शुरू की। इस समझौते के साथ लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो सका है। वैश्विक समुदाय के हस्तक्षेप के बाद म्यांमार शरणार्थियों को वापस लेने पर सहमत हो गया है, जिन्होंने बांग्लादेश में शरण ले रखी है। स्वदेश वापसी की शर्तों को लेकर हफ्तों के टकराव के बाद म्यांमार की राजधानी नेपितौ में समझौता अंतिम रूप ले सका। बातचीत में रोहिंग्या शरणार्थियों के योजनाबद्ध पुनर्वास की योजना भी बनाई गई। हालांकि इस योजना का खुलासा नहीं हुआ है। शरणार्थियों की वापसी का ये समझौता पोप फ्रांसिस के म्यांमार दौरे से पहले हुआ। हम 2 महीने में वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं और अगले 3 हफ्तों में एक संयुक्त कार्य समूह अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देगा। समझौते के मुताबिक वतन वापसी करने वाले शरणार्थियों को उनके मूल स्थान पर बसाया जाएगा। शुरू में उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी शिविरों में रखा जाएगा। उचित समय में स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को पूरा कर लेने पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। सत्यापन प्रक्रिया के बाद विस्थापित शरणार्थियों को वापस लिया जाएगा। इस बीच अगर किसी मुद्दे पर मतभेद पैदा होता है, दोनों देश बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों ने पुनर्वास प्रक्रिया में UNHCR से सहायता लेने पर सहमति जताई है। समझौते के मुताबिक इस बात की संभावना भी है कि UN और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करें। इस बीच चीन ने रोहिंग्या मुद्दे को लेकर मदद करने की प्रतिबद्धता जताई। चीनी विदेश मंत्री वांग यी रोहिंग्या संकट के मद्देनजर म्यांमार पहुंचे और आंग सान सू की समेत कई नेताओं से मुलाकात की। म्यांमार में कई वर्षों से रोहिंग्याओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी साल अगस्त में रोहिंग्या चरमपंथियों ने रखाइन में म्यांमार सेना की कई चौकियों पर हमला किया। इसके जवाब में सेना ने अभियान छेड़ा। सेना के भय से अगस्त के अंत से अब तक 6 लाख से ज्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में पहले से लाखों रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। बांग्ला भाषी लोगों को रोहिंग्या कहा जाता है। बौद्ध बहुल आबादी वाले म्यांमार ने रोहिंग्याओं को नागरिकता नहीं दी है। रोहिंग्या आबादी आमतौर पर मुस्लिम बहुल है, लेकिन वहां कुछ रोहिंग्या हिंदू भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में समझौते पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे माहौल में उन्हें सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन से कहा है कि वो सीरिया के कुर्दिश मिलिशिया को हथियारों की आपूर्ति बंद कर देंगे। इस कदम से जहां तुर्की खुश नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ रहे सीरियाई कुर्दों के अलग थलग पड़ जाने की उम्मीद बढ़ गई है। तुर्की की सरकार कुर्दिश मिलिशिया को एक आतंकी संगठन मानती है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 1971 में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के दोषी लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 3 जजों वाली पीठ ने बुधवार को दिए अपने फैसले में 6 लोगों को इंटरनेशनल क्राइम एक्ट 1973 की धारा 20(2) के तहत दोषी पाया। सजा पाने वालों में पूर्व सांसद अबू सालेह मोहम्मद समेत जमात इस्लामी के सदस्य शामिल हैं। दरअसल जमात इस्लामी ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध करते हुए नरसंहार में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के जहाजों तथा प्योंगयांग के साथ व्यापार करने वाले चीनी कारोबारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। नए प्रतिबंधों के बाद अलग थलग पड़े इस देश पर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने का दबाव फिर बढ़ गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया था। ट्रंप का कहना है कि प्रतिबंधों की घोषणा किम जोंग उन की सरकार के खिलाफ अधिकतम दबाव बनाने के अभियान का हिस्सा है। जर्मनी में सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर के हस्तक्षेप के बाद एसडीपी ने चांसलर एंगेला मर्केल के साथ बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। जर्मनी में चुनाव के 2 महीने बाद भी सरकार बनाने के लिए गठबंधन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कोई सहमति न बनती देख राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ने राजनीतिक पार्टियों से देश में गठबंधन सरकार के गठन को संभव बनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति की ओर से बढ़ते दबाव के बीच संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सोशल डेमोक्रेट के नेता मार्टिन शुल्ज ने पार्टी के युवा सदस्यों के साथ
देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार गठन को लेकर वो चांसलर एंगेला मर्केल के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि गठबंधन में शामिल होने का फैसला पार्टी का नेतृत्व नहीं बल्कि सदस्य करेंगे। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद एसडीपी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया था। पिछले चुनाव में एसडीपी को अब तक संसदीय इतिहास में न्यूनतम 20.5% वोट मिले। एसडीपी मौजूदा सरकार में मर्केल के साथ है। मैं आपके साथ सभी मुद्दों पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि गठबंधन में शामिल होने का प्रयास कर सकूं। चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद चांसलर एंगेला मर्केल को असमान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 5 सप्ताह तक सीडीयू, सीएसयू, एफडीपी और ग्रीस पार्टियों के बीच नए गठबंधन के एजेंडे की सौदेबाजी चल रही थी, लेकिन एफडीपी वार्ताकारों के वार्ता की मेज पर से उठकर अचानक चले जाने से वार्ताएं भंग हो गई। एफडीपी ने कहा है कि खराब तरीके से शासन करने से बेहतर है कि शासन नहीं किया जाए। वार्ता विफल हो जाने के बाद अब 2 सबसे संभावित विकल्प बचते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति या तो चांसलर मर्केल की पार्टी से या किसी दूसरी पार्टी से अल्पमत की सरकार बनाने के लिए कहें, या फिर संसद भंग कर नए चुनावों का आदेश दे। हालांकि अल्पमत सरकार के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। मुझे एक अल्पसंख्यक सरकार का विचार पसंद नहीं है। मैं अभी तक नहीं कह सकती कि क्या होगा, हमें देखना होगा। मार्टिन शुल्ज ने राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद वार्ता के लिए पेशकश तो कर दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि अचानक किसी दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दिया जाए। इस पहल से कम ये उम्मीद तो जगी है कि जर्मनी में जो सियासी गतिरोध है उसमें कोई बदलाव आ सकेगा और मर्केल को चौथी बार चांसलर का पद मिल सकता है। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो चुनाव ही एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन जर्मनी में अभी तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि किसी चुनाव के बाद कोई सरकार बन ही नहीं पाई। बोस्निया के कसाई कहे जाने वाले पूर्व सर्ब कमांडर रेटको म्लाडिच को अदालत ने 1990 की बोस्निया की लड़ाई में नरसंहार और दूसरे अत्याचार के लिए दोषी ठहराया है। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हेग स्थित यूनाइटेड नेशन ट्राइब्यूनल ने रेटको म्लाडिच पर लगाए गए 11 आरोपों में से 10 के लिए उन्हें कसूरवार ठहराया है। हालांकि म्लाडिच ने खुद पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। वो अपनी सेना का जनरल था, वो युद्ध अपराधी था, उसका मामला संयुक्त राष्ट्र की अदालत में था। वो अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। फिर एक दिन 2011 में उसे धर दबोचा गया। वो अदालत में चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी ये चीख सबूतों के बंडलों में दब गई और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। वो कोई और नहीं, बोस्निया का कसाई कहा जाने वाला पूर्व सर्ब कमांडर रेटको म्लाडिच था, जिसे अदालत ने 1990 की बोस्निया की लड़ाई में नरसंहार और दूसरे अत्याचार के लिए दोषी ठहराया है। हेग स्थित यूनाइटेड नेशन ट्रिब्यूनल ने रेटको म्लाडिच पर लगाए गए 11 आरोपों में से 10 के लिए उसे कसूरवार ठहराया। हालांकि म्लाडिच ने खुद पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए चैम्बर राटको म्लाडिच को आजीवन कारावास की सजा देता है। म्लाडिच को सजा पर जहां बोस्निया के लोगों में खुशी देखी गई, तो वहीं सर्बिया के लोग उसे अपराधी मानने को तैयार नहीं हैं। मैं बेहद संतुष्ट हूं कि युद्ध अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपमानजनक है। म्लाडिच ने हमारा नेतृत्व किया था, वो बिल्कुल निर्दोष है। उन्हें फंसाया जा रहा है। 1993 में बोस्नियाई मुसलमानों और क्रोशियाई लोगों ने आज़ादी के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में वोट दिया था, जबकि सर्बिया के लोगों ने इसका बहिष्कार किया। इस वाक़े के बाद बोस्निया में लड़ाई भड़क उठी। बोस्नियाई मुसलमान और क्रोएट्स एक तरफ थे तो दूसरी तरफ बोस्नियाई सर्ब। अनुमान है कि लड़ाई में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और तकरीबन 22 लाख लोग बेघर हुए। 8000 पुरुषों और बच्चों की हत्या का इल्ज़ाम रेटको म्लाडिच पर लगा। सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया कि म्लाडिच के आदेश पर ही सेना ने शर्मनाक अपराध किए। सेना ने 3 साल तक बोस्निया की राजधानी सरायेवो को भी एक तरह से बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि म्लाडिच की सेना ने स्रेब्रेनिका शहर में मासूम लोगों को इकट्ठा करवाकर उन्हें गोलियां और गोलों से भुनवा दिया था। वहीं मुस्लिम महिलाओं के रेप के लिए फोका जिले के कई शहरों में रेप हाउस भी बनाए थे, जहां आर्मी उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखती थी।
मुस्लिम मर्दों को चुन चुन कर जेल ले जाया जाता था और उन्हें सामूहिक रूप से गोली मार दी जाती थी। इसके बाद उन्हें अज्ञात जगहों पर ले जाकर दफना दिया जाता था। बोस्निया सर्ब युद्ध के दौरान इस कत्लेआम के लिए सर्ब नेता रादवान कराजिच और सर्बिया के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविक पर भी मुकदमा चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साल 2016 में कराजिच को 40 साल की सजा सुनाई थी। वहीं मिलोसेविक के साल 2006 में कारावास में मौत हो गई थी। लंदन के ऑक्सफोर्ड सर्कस इलाके में 2 लोगों के बीच हुए झगड़े के कारण पुलिस को बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना पड़ा और वहां मची अफरा तफरी में 16 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आतंकवादी हमले की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि गोली चलने की सूचना मिलने पर शहर के इस व्यस्ततम इलाके को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार दोनों व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की जा रही है। अर्जेंटीना की गुमशुदा पनडुब्बी के सही सलामत होने की उम्मीद अब कम ही बची है। देश की नौसेना ने कहा है उसने समुद्र में एक धमाका सुना है। ये पनडुब्बी पिछले 11-12 दिनों से गायब है। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण अटलांटिक में पिछले हफ्ते एक असाधारण कम अवधि वाला हिंसक हादसा रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने भी इस इलाके में एक बड़े धमाके की रिपोर्ट दी थी। पनडुब्बी पर तैनात नाविकों के परिवार वालों ने इस खबर पर गुस्से और दुख का इजहार किया है। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniya@gmail.com। लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित थैंक्स गिविंग परेड की कुछ रोचक झलकियों के साथ। हमें और हमारी खबर दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।